हाय एवरीवन, राणा इज हियर। मैं यहाँ पे एक 12th क्लास के फिजिक्स के क्वेश्चन को न्यूमेरिकल को हम एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। यहाँ पर जो होता है हमेशा एक साल अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा जाता है और दूसरे साल जो होता है निरक्षित स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा जाता है। तो स्टूडेंट अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रूव करके हम YouTube चैनल पर अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ। वहाँ से आप देख सकते हैं। मेरा आईडी है राणा सर यूपी कुशीनगर, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब हम निरक्षित स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है उसको मैं प्रूव करेंगे। इसलिए आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए ताकि आप इजीली उसको समझ लेंगे और आप इजीली उसको प्रूव कर सकते हैं। यह जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्योंकि यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्विलेटरल आइसोसेल्स ट्रायंगल बनता है। आइसोसेल्स ट्रायंगल का मतलब एक ट्रायंगल बनता है जिसके दो साइड्स जो बराबर है। इसका मतलब होता है बेस से जो भी एंगल बनता है वो दोनों एंगल जो होता है इक्वल होगा। तो इस केस में आइए हम सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में शुरू तक बने रहिए। इसमें कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि निरक्षित स्थिति पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू होता है 1/4πε0 P/r³। P जो होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। अब इसको भी मैं इसमें एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन करने के बाद से आप बताएंगे कि P का वैल्यू जो होता है 2qd कैसे होता है। उसके बाद से R जो होता है दोनों आवेश लेंगे, दोनों आवेशों के बीच से जो होता है निरक्षित स्थिति पर मैंने एक R डिस्टेंस को कोई भी पॉइंट P लिए। अब सपोज कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन का मीनिंग होता है हल। हम किसी एक विद्युत क्षेत्र में जो होता है दो आवेश लेते हैं। मान लीजिए एक क्षेत्र है जिसमें एक -q आवेश लिया है, एक +q आवेश लिया है। उनके बीच की दूरी जो होता है 2d है। मतलब सेंटर से जो होता है यहाँ पर d हो गया, यहाँ पर d हो गया। इसलिए अक्षीय स्थिति पर कोई भी पॉइंट लेते हैं तो कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस के अलोंग लेते हैं। इस एक्स एक्सिस के अलोंग लेंगे तो उस पॉइंट को हम कहेंगे अक्षीय स्थिति। लेकिन इस आवेश दोनों आवेशों के बीच अगर कोई भी एक पॉइंट परपेंडिकुलर पर कोई भी एक पॉइंट लेंगे, उस पॉइंट से जो होता है हम बिंदु A को मिलाएंगे, उस पॉइंट से बिंदु B को मिलाएंगे तो बिंदु B जो होता है इस AB लाइन को जो होता है परपेंडिकुलर होगा। जब परपेंडिकुलर होगा तो उस केस में हम कहेंगे जो होता है यह पॉइंट जो होता है निरक्षित स्थिति में। तो यहाँ पर कहा जाता है निरक्षित स्थिति या निरक्षित रेखा पर स्थित बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 P/r³ होता है। तो सबसे पहले जो होता है मैंने दो पॉइंट लिया A और B, उस पर एक आवेश -q आवेश लिए, दूसरा +q आवेश लिए और एक निरक्षित स्थिति पर पॉइंट P लिए। अब जो होता है एक टेस्ट आवेश ले रहा है, एक टेस्ट चार्ज ले रहा है। उस टेस्ट चार्ज जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। अब उस पॉजिटिव चार्ज को जो होता है माइनस के साथ जो होता है रिलेशन लगाएंगे तो दोनों में जो होता है एक प्लस है एक माइनस है, दोनों में आकर्षण होगा। इसलिए जो होता है जब दोनों में आकर्षण होगा तो यहाँ से इसका डायरेक्शन P से A की ओर होगा। इसलिए यहाँ पर डायरेक्शन ऐसे किए हैं। और सपोज कीजिए कि दूसरा आवेश +q है, ये भी प्लस है, तो दोनों के बीच जो होता है प्रतिकर्षण होगा। विद्युत क्षेत्र ऐसे क्षेत्र को कहते हैं जहां पर दो आवेश रखा जाए, दोनों आवेशों के बीच में या तो आकर्षण हो या प्रतिकर्षण हो तो उसको वैद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र कहेंगे। तो यहाँ ये भी प्लस आवेश है, ये भी प्लस आवेश है, +q0 आवेश को जो होता है हम प्लस आवेश मानते हैं। तो ये भी प्लस आवेश, ये भी प्लस आवेश, दोनों के बीच प्रतिकर्षण होगा, रिपल्सन होगा, इसका डायरेक्शन इधर होगा। तो हम जानते हैं कि यह जो होता है y एक्सिस के पैरेलल है, ये x एक्सिस के पैरेलल है, ये वेक्टर दिया गया है। इस वेक्टर का रिजोल्यूशन हम करेंगे तो परपेंडिकुलर के डायरेक्शन में जो होता है साइन थीटा होता है। तो यह वेक्टर जो होता है P+q आवेश के कारण तो P+q साइन थीटा होगा। इस वेक्टर को जो होता है x एक्सिस के पैरेलल जो होता है रिजॉल्व करेंगे तो यह होता है E+q cos थीटा होगा। इसी तरीके से यह वेक्टर हो गया, इस वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे x एक्सिस के पैरेलल जो होता है तो -q आवेश है। यहाँ पर जो होता है +q0 आवेश है, यहाँ पर -q आवेश है, इसका डायरेक्शन इधर है। अब इस वेक्टर का रिजोल्यूशन जो होता है x एक्सिस के पैरेलल ले रहे हैं तो यह E-q आवेश के कारण जो होता है ये तीव्रता इधर आया। उसके बाद से इसको रिजॉल्व करेंगे वर्टिकल में जो होता है तो यहाँ पर मिल जाएगा हमारा E- sin थीटा। इस वेक्टर को हम लिख सकते हैं यहाँ पर
ई माइनस क्यू साइन थीटा, ई माइनस क्यू साइन थीटा। तो हम देखेंगे कि पॉइंट पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो ये मैग्नीट्यूड वाइज जो होता है, मैग्नीट्यूड वाइज जो होता है सेम है। ये ई प्लस क्यू साइन थीटा, ई माइनस साइन थीटा। तो मतलब मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो मान लीजिए एक प्लस क्वांटिटी आएगा, इसका भी मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये भी एक प्लस क्वांटिटी आएगा। तो इसका डायरेक्शन जो होता है ऊपर है, इसका डायरेक्शन नीचे है। तो प्लस और माइनस को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर जो होता है वो वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इस पॉइंट पर इस वेक्टर के कारण जो होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है इसके अलोंग जो होता है परपेंडिकुलर निरक्षित स्थित रेखा पर जो होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, 0 होगा। अब देखेंगे दूसरा हमारा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इस वेक्टर को E प्लस क्यू वेक्टर को और E माइनस क्यू वेक्टर को जब रिजॉल्व किए, इसको हम लिख सकते हैं E माइनस क्यू। ये अभी एक वेक्टर है, इसका डायरेक्शन इधर हो गया, इसका डायरेक्शन इधर है। तो इस वेक्टर को जो है रिजॉल्व करेंगे तो इसके डायरेक्शन में E प्लस क्यू चार्ज के कारण साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर जो होता है इसके अलाउंग जो होता है E प्लस क्यू कॉस थीटा होगा। अब इस वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे ये वर्टिकली, तो यहाँ पर हो जाएगा E माइनस क्यू आवेश के कारण है, तो माइनस क्यू आवेश के कारण जो होता है ई क्यू साइन थीटा हो गया। यहाँ पर जो होता है ई क्यू, यहाँ पर ये माइनस आवेश है तो ये सिंबल इसलिए लिखे हैं ताकि ये प्लस क्यू आवेश के कारण ये वेक्टर मिला, माइनस क्यू आवेश के कारण ये वेक्टर मिला, तो ई क्यू कॉस थीटा। तो हम पॉइंट पी पर जो होता है निरक्षित स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालते हैं तो उस केस में मैग्नीट्यूड वाइज जो होता है सेम होता है, लेकिन डायरेक्शन वाइज जो होता है अपोजिट है। इसलिए मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो उस केस में दोनों वेक्टर के वैल्यू जो वेक्टर का जो स्केलर क्वांटिटी है उसको जोड़ेंगे तो सुना जाएगा। मतलब इसका डायरेक्शन अप है, इसका डायरेक्शन डाउन है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसको ऐड करेंगे तो निरक्षित स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एट पॉइंट पी पर जो होता है 0 हो जाएगा। अब हम जो होता है एक्स एक्सिस के पहले अलोंग जो होता है, हम इस एक वेक्टर जो होता है ये प्लस क्यू आवेश के कारण है, ये प्लस क्यू आवेश के कारण मिला, ये माइनस क्यू आवेश के कारण मिला, इसका दोनों का डायरेक्शन जो होता है दोनों का डायरेक्शन इधर होगा। तो इस बिंदु पी पर जो होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है ये दोनों क्या होगा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु पी पर जो होता है हम कैलकुलेट करेंगे तो एक्स एक्सिस के अलोंग। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन हमने लिख लिया, उसके बाद से हम जानते हैं कि अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E लिखा जाता है तो वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक क्यू बटे आर स्क्वायर होता है। एक फार्मूला जो होता है क्यू बटे आर स्क्वायर होता है। इसको निकालने के लिए हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F बटे क्यू। अब F का वैल्यू जो होता है हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। फिर एक Q जो होता है कट जाएगा, कटने के बाद से कैंसिल करने के बाद से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे आर स्क्वायर हमको मिलेगा। इसलिए अगर कोई भी विद्युत क्षेत्र होता है, उस विद्युत क्षेत्र में किसी पॉइंट पर अगर कोई भी आवेश है और उस आवेश को किसी पॉइंट के बीच की दूरी r दिया गया, तो उस पॉइंट उस दूरी पर जो होता है हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे आर स्क्वायर लिखते हैं। इसके बाद इस फार्मूला की यूज करके जो होता है इस पॉइंट पर जो होता है इस पॉइंट पर माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, और इस पॉइंट पर जो होता है प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। वो दोनों तीव्रता इस केस में जो मैग्नीट्यूड वाइज इस केस में जो होता है दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे, इसका परिणाम इस बिंदु पर जो होता है पॉइंट पी पर जो होता है हम परिणामी तीव्रता निकालेंगे। तो इसलिए दोनों परिणामी तीव्रता का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों क्वांटिटी जो दोनों वैल्यू जो होता है ऐड हो जाएगा। और एक निरक्षित स्थिति में मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, डायरेक्शन वाइज अपोजिट है, जब ऐड करेंगे दोनों तो वो 0 हो जाएगा। तो निरक्षित स्थिति पर निकालेंगे नहीं, और ये जो एक्स एक्सिस के अलोंग है उसके पैरेलल है, उस पैरेलल बिंदु पी पर जो होता है उस पैरेलल जो भी एक क्वांटिटी दिया गया है E प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू कॉस थीटा, और माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू कॉस थीटा, ये दोनों को ऐड करेंगे। बिंदु P पर जो होता है दोनों को ऐड करेंगे, इसलिए हम लिखेंगे परिणामी तीव्रता, हम लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस क्यू और इसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लिखेंगे E माइनस क्यू इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 और Q बटे यहाँ पर P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख रहे हैं माइनस क्यू आवेश के कारण। P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख रहे हैं माइनस क्यू आवेश के कारण, तो Q बटे कितना हो जाएगा, Q बटे AP का स्क्वायर या PA का स्क्वायर, PA का स्क्वायर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R स्क्वायर होता है। यहाँ पर R का वैल्यू जो होता है यहाँ से P और A, PA की बीच की दूरी होगा, वो PA की बीच की दूरी को अभी हम निकालेंगे। तो ये इक्वेशन हमारा 1 होगा, इसको सिंप्लीफाई करके PA का वैल्यू रखेंगे। तो स्टूडेंट आप इसको समझ गए होंगे। अब PA को निकालने के लिए देखिए यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी कितना दिया गया, 2D दिया गया है, और यहाँ पे एक सेंटर है, KB का एक सेंटर है, तो यहाँ से और यहाँ की दूरी D हो गया, यहाँ से यहाँ की दूरी D हो गया, मतलब D प्लस D 2D हो गया। तो हम देखेंगे यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो 90 डिग्री के सामने वाले को क्या करते हैं, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का मतलब होता है कर्ण होता है, और थीटा के सामने वाले को हम लंब करते हैं, थीटा के सामने वाले को लंब कहेंगे। तो उस केस में जो होता है, ये लंब हो गया, एक कर्ण हो गया, हमारा क्या है, आधार दिया, आधार का मतलब बेस दिया है, हमको कर्ण निकालना है। तो उस केस में जो होता है, इसका वैल्यू निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम करेंगे PAO में, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे PAO में। ये जो PAO में निकालेंगे तो हमारा ये D दिया गया है, R दिया गया है, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिख लेंगे AP का स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ से AO का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, यहाँ पर OP का स्क्वायर लिखेंगे, AP का स्क्वायर बराबर इस ट्रायंगल PAO में जब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे, तो उस केस में PAO में एक 90 डिग्री है, दूसरा थीटा दिया गया है, तो उस केस में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। एक कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, तो इसका वैल्यू जो होता है OA का वैल्यू दिया गया है D, OA का वैल्यू दिया गया है D, तो D स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर OP का वैल्यू दिया गया R, तो यहाँ पे लिखेंगे हम R स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे R स्क्वायर, तो AP स्क्वायर हो गया D स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो AP स्क्वायर हो गया D स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। आप देखेंगे कि यह लाइन और यह लाइन पैरेलल है, यह लाइन पैरेलल है, एक लाइन कट करेगा तो ये इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण हो गए। जब एकांतर कोण हो गए तो यह लाइन पैरेलल है, एक लाइन ये कट किया, तो ये एंगल जो होता है इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर एक संगत कोण हो गए। तो इसका मतलब यह हो गया कि यह ट्रायंगल PAO और ट्रायंगल POB, यह जो होता है समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है आइसोसेल्स ट्रायंगल, यह साइड और यह साइड क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस साइड के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किए, तो यहाँ पर मिला है इसका वैल्यू PA का वैल्यू जो होता है AP अच्छा PA दोनों का मीनिंग सेम होता है, इसका वैल्यू मिला है D स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो D स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, आई इसको AP बराबर लिखेंगे तो स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं AP जो होता है R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर होगा, AP इज इक्वल टू हो जाए R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो हम यहाँ पे AP कहिए चाहे AP कहिए अच्छा PA कहिए, बोथ आर सेम, AP कहिए या PA कहिए, ये दोनों जो होता है सेम होता है, AP कहिए PA कहिए दोनों सेम होता है। तो यहाँ पर हमने लिखा है माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है
ई माइनस क्यू आवेश के कारण 1/4 और क्यू बटे पीए स्क्वायर। तो पीए का वैल्यू जो होता है पीए का वैल्यू जो होता है इतना आ गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा, तो इसलिए हम पीए का वैल्यू वहां पर लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो इतना समझ गए, इसको नोट कर लीजिए। मैं इसको और सिंप्लीफाई करता हूं। तो हम सिंप्लीफाई करेंगे तो बिंदु पी पर माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटे पीए चाहे एपी, उसका वैल्यू जो होता है डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आया, डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसको जो होता है हम इक्वेशन 1 करेंगे। दिस इज द इक्वेशन 1। तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाला, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसी तरीके से हम लिखेंगे बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर माइनस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम इसको लिख सकते हैं सिंबल में E प्लस क्यू। यह हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटे, अब देखिए यहाँ पर माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखे तो इतना आ गया, अब प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु पर लिखेंगे तो हमारा डिस्टेंस जो था पीपी या चाहे डीपी आएगा, तो हम कहेंगे पीबी का होल स्क्वायर। तो अभी हम एक्सप्लेन किए थे कि यह जो होता है समद्विबाहु त्रिभुज है, जितना लेंथ यह होगा पी ए का होगा उतना ही लेंथ पीबी का होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पीए का जो लेंथ है वो पीबी के लेंथ के बराबर है, और ये क्या है डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट है। तो हम यहाँ पर पीबी का वैल्यू जो होता है हम यहाँ पर लिखे पीए और पीबी बराबर है, इसका वैल्यू यह है, तो उसका स्क्वायर करके हम को भी लिखेंगे। तो स्टूडेंट इसको आप समझ गए होंगे। अब इसके पीबी का वैल्यू लिखकर हम दूसरा इक्वेशन बनाएंगे। स्टूडेंट इसको हम इरेज कर रहे हैं ताकि इसका नया स्टेप जो था स्टेप लिख सकते हैं। यहाँ पर प्लस क्यू और इसके कारण सिंबल में प्लस क्यू लिखेंगे, और यहाँ पर जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर क्यू बटे पीबी का स्क्वायर का मतलब होगा डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यह इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। पहला इक्वेशन नंबर 1 था, अब इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि इस निरक्षित स्थिति में यह कंपोनेंट जो होता है इसका कंपोनेंट जो होता है मैग्नीट्यूड वाइज सेम था, डायरेक्शन वाइज अपोजिट था, इसलिए निरक्षित स्थिति पर जो भी वेक्टर है उसका परिणामी वेक्टर जो होता है यहाँ पर परिणामी वैल्यू जो होता है वैल्यू क्षेत्र की तीव्रता 0 हो गया। लेकिन हम एक्स के पैरेलल जो होता है बिंदु P पर जो होता है वैल्यू क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो दोनों क्या होगा सेम होगा। तो हम कहेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों क्या है बराबर है। तो इस स्टूडेंट इसको केयरफुली आप समझिए कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू आवेश के कारण माइनस क्यू आवेश के कारण ये क्या होगा इक्वल होगा। तो इक्वल होगा तो ये दोनों को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो हम कहेंगे बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता हम कैलकुलेट करेंगे। इसलिए ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को आप रिमेंबर करके रखें। ओके, इसको मिटाएंगे, इसको इरेज करेंगे। इरेज करने के बाद से हम परिणामी तीव्रता बिंदु P पर लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर हम लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी
तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर, तो हम कहेंगे वो परिणामी तीव्रता E है, इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस Q आवेश के कारण तीव्रता और प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता, दोनों को ऐड करेंगे। अभी हम एक्सप्लेन किए थे कि बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता माइनस Q आवेश के कारण और प्लस Q आवेश के कारण दोनों तीव्रता सेम था, दोनों तीव्रता सेम था। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, इस तरीके से हम दोनों बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, अब इसका वैल्यू जो होता है हम वहां पर सिंप्लीफाई करके रखेंगे, तो इस पर वो दोनों तीव्रता जो होता है सेम हो जाएगा, इसलिए E बराबर जो होता है हम यहाँ पे लिखेंगे E प्लस Q cos थीटा, E Q आवेश प्लस Q आवेश के कारण कंपोनेंट cos थीटा प्लस माइनस Q आवेश के कारण कंपोनेंट E cos थीटा, और यहाँ पर E माइनस Q आवेश के कारण तीव्रता प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता वो दोनों सेम था, इसलिए हम लिखेंगे E प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता cos थीटा प्लस, यहाँ पर दोनों सेम है तो यहाँ पर भी प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता लिखेंगे cos थीटा, cos थीटा। तो ये cos थीटा टू टाइम्स है, तो हम लिख सकते हैं कि E बराबर, हम इसको इरेज करके लिख सकते हैं, इसको इरेज करके लिख सकते हैं बिंदु E पर जो परिणामी तीव्रता है 2 टाइम्स E प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता इनटू cos थीटा। तो स्टूडेंट इसको इरेज करके हम इतना लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों जो होता है बिंदु P पर प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता और माइनस Q आवेश के कारण तीव्रता दोनों बराबर है, तो यहाँ पर प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता ये मिला है, माइनस Q आवेश के कारण ये तीव्रता है, दोनों जो होता है 2 टाइम्स हो गया। तो यहाँ पर हम इसका वैल्यू लिखेंगे 2 इंटू Q आवेश के कारण तीव्रता हम जानते हैं, Q आवेश के कारण तीव्रता हम निकाले थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे d स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। मैंने Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने A निकालता इंटू cos थीटा, तो आपने इसको रख दिए। अब जो होता है, अब इस फिगर में cos थीटा का वैल्यू निकालेंगे, cos थीटा का एक सेपरेट अलग से ट्रायंगल बना सकते हैं, या यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि देखिए PAO ट्रायंगल PAO, यहाँ पर जो होता है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब समबाहु त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में जो होता है ये बेस दिया गया है, ये परपेंडिकुलर दिया गया है, तो हाइपोटेन्यूज आप निकाल सकते हैं। हाइपोटेन्यूज मैंने निकाला था कि रूट अंडर r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर क्या है, d स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो इसमें अगर हम cos थीटा लिखते हैं तो cos थीटा जो होता है हमेशा क्या होता है, आधार बटे कण होता है, आधार बटे कण होता है। इसको हम लिख सकते हैं आधार को लिख सकते, आधार बटे कण होता है। यहाँ पर आधार क्या है, OA, हम आधार जो होता है AO लिखेंगे या AO लिखेंगे, चाहे OA लिखेंगे चाहे AO लिखेंगे, दोनों का मीनिंग सेम है। और कण जो होता है हमारा PA है, यहाँ पर PA है, तो हमको AO का वैल्यू दिया गया है D है। अब PA जो होता है PA जो होता है PB के बराबर है, PA जो होता है यहाँ पर हम लिखेंगे PA जो होता है PB के बराबर है, और इसका वैल्यू जो होता है निकाले हैं तो आया है d स्क्वायर चाहे r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। तो PA की जगह पर हम r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर लिख सकते हैं। इसलिए स्टूडेंट यहाँ से हम लिख सकते हैं cos थीटा बराबर जो होता है, cos थीटा बराबर यहाँ से लिख सकते हैं, इसको इरेज कर रहे हैं, इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं डायरेक्ट। तो cos थीटा जो होता है आधार बटे कण होता है, तो इसलिए आधार जो होता है d है और कण का मान जो होता है रूट अंडर r स्क्वायर चाहे d स्क्वायर प्लस r स्क्वायर लिखेंगे।
डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिखेंगे। तो ट्रायंगल पीएओ में हम cos थीटा बराबर लिखेंगे आधार बटे कर्ण मतलब बेस बटे हाइपोटेन्यूज। इसका वैल्यू जो बेस का वैल्यू डी है, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर या डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कर सकते हैं। इसका वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर हम अब नेक्स्ट स्टेप में जो होता है हम क्या करेंगे कि cos थीटा का वैल्यू यहाँ से यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं, रख सकते हैं 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इनटू cos थीटा। cos थीटा का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है d डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पर का स्क्वायर। तो इतना लिख सकते हैं स्टूडेंट, इतना लिख सकते हैं। अब आपको देखना है कि यहाँ डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दिया गया है, यहाँ पर रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दिया गया है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए हम बताएंगे कि आप इजीली इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। अगर सपोज कीजिए दिया गया है x इंटू रूट में x दिया गया है, तो यहाँ पर देखेंगे x के पावर कितना है 1 है, इंटू इस x के पावर कितना होगा 1/2 है। तो हम लगातार के मेथड से जानते हैं अगर x टू दी पावर m है और x टू दी पावर m है और x टू दी पावर n है, तो इसको लिखते हैं, इसको कहते हैं पावर। इसको हम पावर करते हैं POWER पावर करते हैं। इसको हम बेस करते हैं, इसको हम बेस कहेंगे। जब बेस सेम होता है तो पावर जो होता है ऐड हो जाता है। जब बेस सेम होता है पावर ऐड हो जाता है। यह होता है घातांक। 9th क्लास में घातांक का एक चैप्टर है जहाँ पे एक कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया जाता है। उस कंसेप्ट को यहाँ पर भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर x इंटू रूट अंडर x दिया गया है तो x पावर 1 है, x पावर ये रूट का मीनिंग होता है 1/2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे इस कंसेप्ट से। एक बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, m और n है, तो यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आपको जानना चाहिए। इसलिए इसको अब इरेज कर रहे हैं और आप इसको समझ गए होंगे, इसलिए हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो पावर ऐड हो जाएगा 1 प्लस 1/2। तो 1 प्लस 1/2 इसका सिंप्लीफिकेशन आप इजीली जानते हैं कि इसको कैसे सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। पहले जो था 1 प्लस 1/2 है, इसका एक तो मैथमेटिक्स है, यहाँ पर जो था आप सॉल्व करेंगे। 1 को लिख सकते हैं 1/2। अब इसमें जो होता है 1 और 2 का एलसीएम लेंगे, 1 और 2 का एलसीएम लेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। 1 गुणे 2 यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, डिवाइडेड बाई लिखेंगे। 1 गुणे 2 2 हो गया, 1 गुणे 1 मतलब 1 1 जा 2 हो गया, 1 1 जा 1 जो था 1 हो गया, डिवाइडेड बाई 2। इसलिए हम लिख सकते हैं 2 + 1 3/2। इसलिए इसको सॉल्व किए हैं तो हमारा वैल्यू कितना आया है, यहाँ पर लिख सकते हैं x के पावर जो होता है 3/2 आया। यहाँ पर सिंप्लीफाई करके लिखेंगे कितना आया, x को पावर 3/2 आ गया। तो ये जो होता है कैलकुलेशन, इसका मल्टीप्लाई इतना +1/2, मतलब इसको सिंप्लीफाई किए 1 और 1 को लिख सकते हैं 1/1 और इसको एलसीएम ले लेंगे, 1 और 2 का एलसीएम ले लेंगे, 2 मिल जाएगा। 2 का गुणा 1 में करेंगे, 1 का गुणा 1 में करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 + 1 3 हो गया /2, तो 3/2 हो गया। इसलिए स्टूडेंट सेम कंडीशन वहाँ यहाँ पर हमने x लिया है, यहाँ पे x की जगह पर कितना है d स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, और दूसरे में रूट में दिया गया है d स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे उसी तरीके से। तो हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं कि बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता है वो परिणामी तीव्रता है। यहाँ पर 2 है तो 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पर Q है, ऊपर में d है, Q इंटू डी, बट यहाँ पर लिख सकते हैं d स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पर कितना लिख सकते हैं 3/2। 3/2 कैसे आया है, यहाँ को सिंप्लीफाई करके हम बताए हैं कि 3/2 इसी तरीके से आएगा। यहाँ पे x के जगह पे यहाँ पर वैल्यू रखा गया है d स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा 3/2 पावर आएगा। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र क्या होता है। एक ऐसा क्षेत्र जिसमें 2 आवेश को रखेंगे, एक -q आवेश एक
क्यू आवेश दोनों के बीच में जो होता है आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा, ऐसे क्षेत्र को जो होता है हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ पे एक माइनस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश का टेस्ट चार्ज पार्टिकल्स जो होता है हमने प्लस क्यू आवेश को लिए हैं, इसका रिलेशन जो होता है माइनस क्यू आवेश के कारण किए हैं, तो ये निगेटिव, ये आकर्षण हुआ है, इसका रिलेशन प्लस है, ये भी प्लस है, इसके साथ प्रतिकर्षण हुआ, तो हम कहे हैं कि ये क्षेत्र हमारा विद्युत क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र में बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें कितना आया। अब हम जानते हैं कि इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है तो P बराबर Q इंटू 2D होता है। ये कहा जाता है माइनस Q और प्लस Q आवेश के बीच की दूरी 2 है, और यहाँ पर चार्ज जो होता है माइनस Q आवेश है, यहाँ पर प्लस Q आवेश है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक ऐसा वैद्युत क्षेत्र जिसमें 2 आवेश, एक माइनस Q आवेश एक प्लस Q आवेश को लेंगे और उनमें से कोई एक परिणामी आवेश और उनके बीच की दूरी 2D के गुणनफल के बराबर होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का नाम देते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P को कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसका डेफिनेशन होता है कि 2 आवेश, एक माइनस क्यू आवेश रहेगा, एक प्लस क्यू आवेश रहेगा, दोनों आवेशों में से एक परिणामी आवेश लेंगे और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो Q इंटू 2D, एक 2D के जगह पर हम P लिखेंगे, इसलिए यहाँ पर 2 है, D है, Q है, तो इस 2QD के जगह पर हम कितना लिख सकते हैं? P। यहाँ पर हम लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे Q इंटू 2D डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/d स्क्वायर प्लस r स्क्वायर पर पावर 3/2, इतना हम दे सकते हैं। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया। बिंदु P पर जो था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया इतना। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है Q इंटू 2D। जो 2D जो होता है दोनों आवेशों के बीच की दूरी होता है, और एक माइनस Q आवेश और प्लस Q आवेश का परिणामी आवेश पे जो होता है, अगर कहा जाता है एक माइनस Q आवेश है, इसका परिणामी आवेश क्या होगा? Q होगा। अगर प्लस Q आवेश है, इसका परिणामी आवेश भी Q हो गया। तो दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिणामी आवेश और दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल को जो होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण करते हैं, उसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका मात्रक जो होता है कूलाम मीटर होता है। तो इसके जगह पर हम P लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर P/d स्क्वायर प्लस r स्क्वायर पर पावर 3/2। ये हमारा E का वैल्यू निकला, E का वैल्यू कितना मिला। अब हम कहेंगे कि जो डिस्टेंस लिए हैं A और B के बीच का जो डिस्टेंस लिए हैं ये बहुत छोटा है, किसके रिस्पेक्ट में? R के रिस्पेक्ट में, इसलिए R स्क्वायर के रिस्पेक्ट में D स्क्वायर जो होता है बहुत छोटा होगा, इसलिए इसको निग्लेक्ट करेंगे, इसको नगण्य मानेंगे। इसका D का वैल्यू जो होता है 0 रखेंगे, 0 रख के सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा। इसलिए स्टूडेंट इसको इरेज कर रहे हैं, इरेज करने के बाद से हम लिख रहे हैं कि D स्क्वायर जो होता है बहुत छोटा है, किसके रिस्पेक्ट में? R स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, इसलिए D को जो होता है हम ट्रीट करेंगे 0, इसलिए D को जो होता है 0 ट्रीट करेंगे। तो इसलिए D का वैल्यू जो होता है यहाँ पर हम 0 लिखेंगे, इसलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर लिखेंगे P डिवाइडेड बाई 0 प्लस R स्क्वायर हो जाएगा 3/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद से स्टूडेंट इसको आप नोट कर लीजिए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद से इसका वैल्यू को हम रखेंगे। इसलिए हम लिख सकते हैं E इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर P डिवाइडेड बाई यहाँ पर R स्क्वायर पर 3/2 है। तो हम घटांक के रूप से हम जानते हैं अगर x टू दी पावर m है, टू दी पावर m है, तो x टू दी पावर जो होता है m इंटू n होता है। ये जो होता है 9th क्लास में जो होता है, हम एक मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं
वहां पर अगर घातांक के रूप में x टू दी पावर m है, कोई भी पावर है उसके टोटल के पावर n है, तो उस केस में जो होता है पावर का मल्टीप्लीकेशन होता है। तो इस कंसेप्ट को हम यूज करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर लिखेंगे p डिवाइडेड बाई r स्क्वायर गुणे 3/2। ये दो कट जाएगा, ये दो कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद से हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर लिखेंगे p डिवाइडेड बाई r क्यूब। ये जो होता है बिंदु P पर वैल्यू तीव्रता जो होता है इतना आ रहा है। तो बिंदु P पर जो होता है वैल्यू क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r क्यूब। जो हमें यही प्रूव करना था कि सिद्ध कीजिए कि निरक्षित स्थिति पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r क्यूब है। तो मैंने सिद्ध किया तो वो भी आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहिए चाहे एप्सिलॉन 0 कहिए, कोई एप्सिलॉन नॉट कहिए चाहे एप्सिलॉन 0 कहिए, वो जो था P/r क्यूब होगा। इस तरीके से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। इसलिए इसको इरेज करने के बाद से यहाँ को हम नोट कर रहे हैं। E इक्वल टू जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r क्यूब। जो हमें P को जो होता है वैल्यू क्षेत्र की तीव्रता को प्रूव करना था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 P/r क्यूब होता है। इसलिए हम कहेंगे हेंस प्रूव्ड। इसलिए हम कहेंगे हेंस प्रूव्ड। इसको संस्कृत में इफ सिद्धम, तो स्टूडेंट ये आपको मैं होप कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से आया होगा, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इस कॉम्प्लिकेटेड इंफॉर्मेशन को मैंने एक्सप्लेन किया है कि एक वैद्युत क्षेत्र में एक आवेश माइनस क्यू लिए थे, एक प्लस क्यू लिए थे, और बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे, तो एक आवेश चार्ज पार्टिकल को प्लस क्यू आवेश के लिए और इससे कंपेयर किए कि ये प्लस और ये माइनस है, तो इसका आकर्षण जो होता है माइनस क्यू आवेश के कारण होगा। ये प्लस क्यू और ये भी प्लस क्यू, इसका प्रतिकर्षण होगा, बाहर जाएगा। तो इस वेक्टर का रिजोल्यूशन इधर किए, इस वेक्टर का रिजोल्यूशन कंपोनेंट इधर तोड़े, और इसका कंपोनेंट इधर और इसका कंपोनेंट इधर। इसमें डायरेक्शन वाइज होता है, अपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। तो निरक्षित स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो होता है अच्छी स्थिति में हम देख रहे हैं, तो इसके एक्स एक्सिस के पैरेलल देख रहे हैं, तो इसका भी डायरेक्शन इधर है, इसका भी डायरेक्शन इधर है। तो पॉइंट P पर जो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों जो होता है ऐड हो जाएगा। हम वो भी देख रहे हैं कि ये दोनों जो होता है इक्वल होगा। Q प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता, दोनों तीव्रता जो होता है बराबर हो जाएगा। इसलिए हम 2 टाइम्स करेंगे। cos थीटा का मान जो होता है इस ट्रायंगल से निकालेंगे। ये ट्रायंगल में जो होता है ये दोनों जो ट्रायंगल और ये ट्रायंगल जो होता है इक्वल ट्रायंगल होगा। मतलब ये जो होता है आइसोसेल्स ट्रायंगल, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का एक प्रॉपर्टी होता है कि दो साइड जो होते हैं बराबर होते हैं, और ये बेस का जो एंगल होता है वो भी बराबर होता है। तो यहाँ पर मैंने इस वेक्टर को लिया, इसके ये दोनों लाइन जो होता है पैरेलल, तो ये एंगल दोनों जो होता है एकांतर होंगे, एकांतर कोण होते हैं बराबर होते हैं। उसके बाद से यहाँ पर यह लाइन और यह लाइन जो होता है, यह लाइन और यह लाइन पैरेलल है, एक लाइन कट करेगा तो संगत कोण भी बराबर होंगे। तो वो संगत कोण बराबर होंगे, इसलिए इस ट्रायंगल में PA और ट्रायंगल में जो होता है हमें ट्रायंगल में जो होता है PA का वैल्यू निकालने के लिए हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम किए हैं। हम जानते हैं पाइथागोरस कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण का लंबाई जो होता है PA का होल स्क्वायर बराबर आधार का लंबाई PO का होल स्क्वायर प्लस OP का होल स्क्वायर। AO का वैल्यू दिया गया है D और OP का वैल्यू R दिया गया है। इसको सिंप्लीफाई करके इतना हमने लिखा। तो cos थीटा निकालें। cos थीटा का वैल्यू जो होता है आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार का मान D है, कर्ण का मान जो होता है हम जानते हैं PA और PB दोनों बराबर होता है। इसका वैल्यू जो होता है √d² प्लस r² है, चाहे r² प्लस d, दोनों का मीनिंग सेम है। इसलिए उसका वैल्यू देखिए cos थीटा बराबर आधार D बटे √d² प्लस r², और उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद सिंप्लीफाई किए हम देखे हैं कि d² जो होता है r के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है, इसलिए d² को निगलेक्ट करेंगे और 0 रखेंगे, और उसका सिंप्लीफाई करने के बाद से हम आता है कि
2QD हम जानते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र में अगर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकाला जाता है तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मीनिंग होता है उस दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिणामी आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। Q × 2D बराबर P हो गया। इसलिए तो हमारे कैलकुलेशन में जो होता है Q × 2D आया वहाँ P रखे और D स्क्वायर को निगलेक्ट करके 0 रखे और घटान के मेथड को यूज करके सॉल्व किए तो R³ आया। इस तरीके से बिंदु P पर जो होता है निरक्षित स्थिति में बिंदु P पर निरक्षित रेखा पर रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है E बराबर 4πε0P/R³ होता है। इस तरीके से हम सिद्ध किए हैं। इसको दूसरा शब्दों में अगर संस्कृत में हम देखेंगे तो इसको सिद्धि कहा जाता है। इसलिए स्टूडेंट मैं इस क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन किया ताकि इसको 2 बार 3 बार देखें, रिपीट करें और जहाँ पर आपको समझ न आए तो इस वीडियो में जो था आप कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, वहाँ पर रेड बटन भी है उसको प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगा। उस वीडियो को आप पहले देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।